नमस्कार। बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज इस पे एक चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, विपक्ष की INDA गठबंधन की बैठक 19 तारीख को दिल्ली में हुई। उसके बाद इस बात की कयास लगाने लगे कि उस मीटिंग से नीतीश कुमार, लालू यादव नाराज़ चल रहे हैं। और इस खबर को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार मीटिंग के बाद दिल्ली में ही रुके थे और उनका प्लान था अपने सांसदों से 1-to-1 मुलाकात करने का, लेकिन किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बाद वो वहाँ से पटना चले आए। पटना उतरने के बाद वो पटना ना आकर के बोधगया गए और बोधगया से फिर उनका कार्यक्रम राजगीर में था। राजगीर होते हुए वो फिर वापस पटना आए। अभी जो खबर सामने आई है उसमें ये तय किया गया है कि 29 तारीख को जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और उसके बाद उस बैठक में जो भी चर्चा होगी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस बात का मुहर लगेगा। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है उसमें ये तय माना जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी जदयू के, ललन सिंह जी, आप ये मान के चलिए कि उनकी छुट्टी होनी तय है। और बिहार के सियासी समीकरण के हिसाब से और जिस प्रकार से नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं मिला, इससे ये साफ लगता है कि एक बार अध्यक्ष की कुर्सी वो फिर से अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिली है पिछले 6-8 महीनों में, वो ये है कि जब 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारा और RJD के साथ सरकार बनाया बिहार में, तब से ही अलग अलग मीडिया घरानों में अलग अलग लोग, ये हमेशा से चर्चा में रहा कि ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीबी हैं। उनका एक स्वार्थ छिपा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे और उनको डिप्टी CM का पद मिल जाए। ये हमेशा से उन पे हर लोग बोलते रहे हैं शुरू से कि इस प्रकार की चाह उनकी रही है और समय रहते नीतीश कुमार इस चीज़ को भाप गए और लेकिन उन्होंने इसे कभी व्यक्त नहीं किया। आप हमेशा देखते होंगे जब भी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हों, नीतीश कुमार हों, लालू यादव ही क्यों ना हो, वो हमेशा कहते हुए दिखेंगे कि आपको तो पता ही है ना कि 2005 के पहले बिहार कैसा था। तो कहीं ना कहीं तथाकथित जंगल राज को वो याद दिलाते हैं कि भाई 2005 के पहले जो शासन था उसको तो हम ही ना ठीक किए हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो बिहार में चल रही है, जिसमें तीसरे नंबर की पार्टी, जिसके सबसे कम विधायक होने के बावजूद और मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार जी किसी का चलने नहीं देते हैं
और आपको स्पष्ट दिखेगा कि आरजेडी का मजबूरी स्पष्ट रूप से आपको सामने दिखता है। एकदम से बेबस तेजस्वी यादव जी दिखते हैं। अगर नीतीश कुमार जी कुछ भी बोल दें तो उसका कंडम वो नहीं कर पाते। क्या इससे नहीं लगता है कि ये मजबूरी की सरकार है? हर कोई देख सकता है। आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है कि किसी भी राज्य में जो सरकार चलती है, जिस विभाग के जो मंत्री होते हैं उनका एक दायित्व है अपने विभाग को देखने का, उससे जुड़े काम को निपटारा करने का, किस प्रकार से वो चल रहा है या उसमें कुछ चेंजेस करने का है, तो उनका अधिकार है और उसको फाइनल मुख्यमंत्री मुहर लगाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस सरकार के बनने के बाद विभाग कोई भी हो, फैसला मुख्यमंत्री का ही होता है, न कि उस विभाग के मंत्री का। पिछले समय आपने देखा होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के किसी भी चीज़ को, चाहे वो तेजस्वी यादव जी का ही विभाग क्यों नहीं हो, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया था जिसको एक बार में ही मुख्यमंत्री जी ने निरस्त कर दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि इस सरकार में जो भी होना है वो मुख्यमंत्री ही फैसला करेंगे और इसके अलावा कोई नाम का मंत्री हो सकता है, वो काम का मंत्री नहीं हो सकता है। और पिछले 15 सालों में जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ये हर कोई जानता है कि उन्होंने शुरू से ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ावा दिया है और उसके माध्यम से इन्होंने सरकार चलाई है। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस आईपीएस पोस्ट पे है, वो अगर अपने सुझाव देते हैं सरकार को और सरकार उस चीज़ को मानती है, उसके हिसाब से कोई फैसला करती है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बिहार के संदर्भ में किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं, जिस प्रकार के फैसले हुए हैं, हर एक फैसले में कहीं ना कहीं लूप हॉल सामने आया है। आपको पता है कि ये सरकार जब बनी थी, इसमें सबसे बड़ा रोल 2 व्यक्तियों का था। पहला ललन सिंह और दूसरा विजेंद्र यादव। इनके कहने पे ही नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाया था। और कारण ये दिया था कि उन लोग तो बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था, तो ऐसे में हम दबाव में तो काम करते नहीं हैं, तो इसलिए हम सरकार चेंज कर दिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य ही है, इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें एक से एक लोग रहे हुए हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन हुआ है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि एक ऐसी सरकार जो पेंडुलम की तरह घूमती रहती है, इस सरकार पे कितना भरोसा किया जा सकता है। और इसके चलते बिहार की जो दुर्गति हुई है और हो रही है, ये आगे ले जाने की जगह और बिहार को पीछे ले जा रही है। मुझे ये लगता है कि एक समय आ गया है अब, एक चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हर लोगों को ये सोचना चाहिए, हर पब्लिक को ये सोचना चाहिए, एक जैसे अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए,
उसमें जिस प्रकार से सिंगल मेजोरिटी की सरकार, कहीं बीजेपी की सरकार बनी, कहीं कांग्रेस की बनी, या कहीं क्षेत्रीय दल की भी सरकारें चल रही हैं, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार। मुझे लगता है कि ऐसा एक समय आ गया है कि बिहार में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी ही सरकार को चुनने की ज़रूरत है जो पूर्ण बहुमत से हो, जो एक बिहार के हित में अच्छा फैसला ले सके। ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी तब तक बिहार मजबूत नहीं हो सकता। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी नहीं है आम संसाधन में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो। आपको याद होगा कोविड-19 के समय जिस प्रकार से लोग लौट करके आए थे बिहार में, और सरकार ने अपनी तत्परता दिखाई, और मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि अब किसी को कोई जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सारा व्यवस्था करेंगे, यहीं पे हम रोज़गार देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर आप पिछले 15-18 सालों में देखेंगे कि किसी भी नई प्रोजेक्ट की कोई आधारशिला सरकार की ओर से नहीं रखी जाती है, ना कोई डेवलपमेंट होता है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है। अभी आपने देखा होगा, एक अच्छी बात ये है कि इस सरकार के बनने के बाद आपको पता होगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने ये भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। ठीक है, वो सरकार में आए नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार उन्होंने बनाई, उन्होंने एक प्रयास किया, सरकारी शिक्षकों की कुछ बहाली के लिए पोस्ट निकाले। अभी हाल फिलहाल में बापू सभागार में एक बिहार समिट का आयोजन हुआ, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए, उसमें अडानी समूह भी आया था। उनका एक 8700 करोड़ का MOU साइन हुआ है, जिसमें उनकी सीमेंट की प्लांट लगने वाली है और अदर सेक्टर में भी उनका निवेश होने वाला है। तो ये एक संभावनाएं बन रही है कि कुछ न कुछ उससे रोज़गार जनरेट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, किसी एक कंपनी को आने से, किसी एक तरह का काम करने से क्या यह बिहार बदल जाएगा? मैं खुद इंडस्ट्रियल डिवीज़न में एक कंपनी के लिए काम करता था। मैंने बिहार का चप्पा चप्पा छान मारा, इसी इंडस्ट्री सेक्शन को मैं देखता था, और बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पे मैंने, जो बिहार सरकार की अधिकृत बियाडा है, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहते हैं, हर जगह मैंने घूमा, देखा। आपको बिहार में सिर्फ 2 चीज़ें मिलेगी। आप छोटे मोटे आपको राइस मिल मिल जाएंगे, दाल मिल जाएंगे, कुछ पाइप की फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी। मतलब पूरे इंडस्ट्रियल एरिया, जितना बड़ा एरिया होता है, उसमें से चलती हुई इंडस्ट्री आपको 4 से 5 इंडस्ट्रियाँ, 10 इंडस्ट्रियाँ उस पूरे एरिया में मिलेगी। मैं खुद ऐसे 200 प्रपोजलों पे काम कर रहा था, जो लोग बिहार में इंडस्ट्री लगाने वाले थे। एक से एक लोग थे जो इंडस्ट्री लगाने वाले थे, और मेरे उस 2 साल के प्रयास में भी मैंने देखा कि जो कागज़ जिस जगह पे था उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो वहीं का वहीं रह गया। इससे इस बात का आभास लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि सोचिए कि सरकार की सिंगल विंडो पॉलिसी किस प्रकार की है।
लोगों के मन में किस प्रकार का भावना है, इस बात का इससे अंदाज लगाया कि क्या इस पॉलिसी के तहत यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना संभव भी है। जितनी परेशानियाँ हैं उसके आधार पे तो ये संभव नहीं दिखता है। अब देखते हैं क्या कुछ नया होता है अगर ये सरकार रही तो। लेकिन अगर बिहार के भविष्य को बदलना है तो इसका प्रयास हम आप को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार की सरकारें आगे भी बनी तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति बद से बदतर होना तय है। मैं तो मेरा हार्दिक इच्छा है किसी की भी सरकार बने, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल आज हम लोग केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार पिछले 2 टर्म से रिपीट हुई है और उसका प्रतिफल क्या देखने को मिलता है। सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की क्षमता, सरकार किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए प्रतिबद्ध होती है और उसको करके दिखाती है। तो क्या ये राज्य स्तर पे लागू नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्रीय दलों में क्रेडिबिलिटी को लेकर के सवाल उठते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उस महत्वाकांक्षाएं से वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है जिस प्रदेश में रह करके और वहाँ की सरकार की मनोदशा को देख करके तकलीफ़ होती है। ये कहीं ना कहीं हमें और पीछे ले जाती है। एक प्रयास करने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रयास हम सब करें आने वाले समय में, कि एक ऐसी सरकार बिहार को मिले जो बिहार के लिए, बिहारियों के लिए कुछ अच्छा करने की दृढ़ निश्चय रखती हो, कुछ अच्छा करे। बाकी तो जैसे होगा उसके हिसाब से उसको किया ही जाएगा। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि मेरे इस प्रयास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। देखते हैं इस प्रयास में कितना सफल होता हूं, और इसी प्रकार से जो चीज़ मेरे जहन में आती है मैं आप लोगों के साथ रखूँगा। आप लोग अपने विचार रखें ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि हाँ, मैं जो एक प्रयास कर रहा हूँ ये प्रयास मेरा कितना प्रतिकूल है